हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द नेक्स्ट लेवल में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम हिंदी का टेस्ट करने वाले हैं। तो इसी के साथ हम वीडियो शुरू करते हैं। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक जरूर करें। अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उसके बाद इस बेल वाली घंटी को भी दबा दें। साथ साथ अगर अभी तक इस चैनल को या इस वीडियो को आपने शेयर नहीं किया है तो अपने सभी दोस्तों में शेयर कर दें ताकि वो भी आ जाए और इसका फ़ायदा उठा लें। तो चलिए शुरू करते हैं आज के क्वेश्चन आंसर। हिंदी का टेस्ट शुरू होने जा रहा है और शुरू हो गया पहला क्वेश्चन के साथ। तो विस्मय का स्थायी भाव क्या है? विस्मय का स्थायी भाव क्या है ये बताना है आपको। ए शांत रस, बी वीर रस, सी अद्भुत रस या डी श्रृंगार रस। क्या है विस्मय का स्थायी भाव? दोस्तों, रस से भी कुछ क्वेश्चन आपको बन सकते हैं। कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो हिंदी ग्रामर में हम पढ़े ही नहीं होते हैं। सबसे पहला आता है अलंकार, दूसरा आता है छंद और तीसरा आता है रस। ये तीनों ऐसे चैप्टर हैं जो बहुत से लोग तो इसका नाम तक नहीं सुने हुए होते हैं, लेकिन अगर आप इन्हें पढ़ के रखते हैं तो ये आपके लिए फ़ायदा होता है, क्योंकि ये एग्ज़ाम में आपको काफ़ी हेल्प करता है। पता नहीं कब ये रस बन के बरस जाए आपके ऊपर। तो इसीलिए इसकी अगर जानकारी आपको होती है तो एग्ज़ाम में आप फंसते नहीं है। और इसीलिए हम इक्का दुक्का क्वेश्चन हर सेट में, कंफ्यूजिंग क्वेश्चन, शॉकिंग क्वेश्चंस देते रहते हैं। तो आपको ऐसा लग सकता है कि ये क्वेश्चन फालतू है, लेकिन एग्जाम में आने के चांसेस इन तरह के क्वेश्चंस के एक या दो होते हैं जो आपके मार्क्स को कम कर सकते हैं। इसीलिए ध्यान रखना है। तो यहाँ पर विस्मय जो है ये अद्भुत रस का भाव है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। नेक्स्ट है, महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार कब मिला था? तो इसका मैं डायरेक्ट ही आंसर बता देता हूं। 1982 में इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। ये आपको एक जीके का क्वेश्चन आप समझ लें, ये जीके से रिलेटेड क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि झरना किसकी रचना है? झरना किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद, अज्ञे या नागार्जुन? तो ये रचना है जयशंकर प्रसाद की। दोस्तों, जो क्वेश्चन थोड़े डिफिकल्ट है, कंफ्यूजिंग है, उनमें बिना समय दिए ही मैं आपको आंसर कर दिया करूंगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि यामा किसकी रचना है? काफी पॉपुलर ये बुक रही है। यामा किसकी रचना है? जीके के ही क्वेश्चंस आपको ज़्यादातर इसमें मिल रहे हैं शायद, लेकिन जो भी है आपको सॉल्व तो करना है। एग्जाम में ये क्वेश्चंस भी बनते हैं। तो ये है महादेवी वर्मा की रचना। यामा जो है महादेवी वर्मा की रचना है। बहुत ही फेमस ये किताब थी। अगला है, संस्कृति के 4 अध्याय किसकी रचना है? संस्कृति के 4 अध्याय किसकी रचना है? ऑप्शन है महादेवी वर्मा, रामधारी सिंह दिनकर, प्रेमचंद्र या मैथिली शरण गुप्त। किसकी रचना है? तो यह है रामधारी सिंह दिनकर की रचना। संस्कृति के 4 अध्याय रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। अगला क्वेश्चन है, अब यहां से आपको अच्छे क्वेश्चन शुरू हो रहे हैं। सोहन द्वारा पत्र लिखा जाता है में वाच्य कौन सा है? कौन सा वाच्य है? कर्मवाच्य है, कर्तावाच्य है, भाववाच्य है या इनमें से कोई नहीं? सोहन द्वारा पत्र लिखा जाता है, कौन सा वाच्य है यहाँ पे? कर्मवाच्य, कर्तावाच्य, भाववाच्य या इनमें से कोई नहीं? क्या है, कौन सा वाच्य है? जल्दी से आप कमेंट करेंगे, A B C D करके आप कमेंट कर सकते हैं। तो सोहन द्वारा पत्र लिखा जाता है, तो यहाँ पे पत्र को दिया जा रहा है, इसीलिए ये कर्तावाच्य ना होके कर्मवाच्य हो जाता है। अब मुझे उम्मीद है, जो इंग्लिश में हम वॉइस पढ़ते हैं, VOICE वॉइस, हिंदी में उसे हम कहते हैं वाच्य, हिंदी में हम उसे कहते हैं वाच्य। और इससे भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में सॉरी, इससे भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनता है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से निम्न में से किसमें सकर्मक क्रिया है? किसमें से सकर्मक क्रिया के भेद होते हैं? सकर्मक और अकर्मक। सकर्मक यानी कि कर्म के सहित, अकर्मक यानी कि कर्म के रहित। तो सकर्मक कौन सा है इसमें? राम पत्र पढ़ता है, राम पढ़ता है, अब चला जाए, या सीमा गति गाती है। यहाँ पे गति नहीं गाती है होगा। तो क्या होगा यहाँ पे? सकर्मक क्रिया। किस वाक्य में सकर्मक क्रिया है? जल्दी से कमेंट करें, ABCD करके, जो भी आपको उचित आंसर जान पड़ता है आप कमेंट कर सकते हैं। तो किसमें सकर्मक क्रिया है आपको बताना है। तो यहां पर आप देख पा रहे हैं, पढ़ने का काम हो रहा है, और क्या अगर पढ़ा जाए और या कुछ किया जाए और वहां पे क्या, और उसके बाद आपको उस क्या का आंसर मिल जाए, तो वो सकर्मक क्रिया होता है। यहाँ पे पढ़ रहा है तो क्या पढ़ रहा है भाई? पत्र पढ़ रहा है, तो वो सकर्मक क्रिया है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। शार्दुल किसका पर्यायवाची है? शार्दुल किसका पर्यायवाची है? शार्दुल किसका पर्यायवाची है ये आपको बताना है। शार्दुल, शार्दुल ठाकुर, आप एक क्रिकेटर भी हैं, आपको पता ही होगा। तो किसका पर्यायवाची है शार्दुल? ऑप्शन है गधा, शेर, बैल, घोड़ा। गधा, शेर, बैल, घोड़ा। किसका पर्यायवाची है? शार्दुल। जल्दी से कमेंट करें, शार्दुल किसका पर्यायवाची है? तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि कोई भी अपने बच्चे का नाम गधा तो नहीं रखना चाहेगा, या फिर बैल भी नहीं रखना चाहेगा, और ज़्यादातर मामलों में हम घोड़ा भी नहीं रखते हैं, हम शेर रखते हैं। हम कहते हैं हमारा बच्चा शेर है, हम थोड़ी कहते हैं हमारा बच्चा गधा है, बैल है, घोड़ा है। तो आप इससे लॉजिक भी लगा सकते हैं कि इसका अर्थ यहाँ पे यही होगा।
चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन कि वह धीरे धीरे चल रहा है। वह धीरे धीरे चल रहा है में कौन सा क्रिया विशेषण है? वह धीरे धीरे चल रहा है में कौन सा क्रिया विशेषण है? वह या चल या धीरे धीरे या रहा है, क्या है? तो क्रिया विशेषण होता क्या है कि ऐसा शब्द जो क्रिया की विशेषता बताए, ऐसा शब्द जो क्रिया की विशेषता बताए। विशेषण क्या होता है? जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए, और जो क्रिया की विशेषता बताता है उसे हम क्या कहते हैं? क्रिया विशेषण कहते हैं। और यहाँ पर क्रिया की विशेषता कौन बता रहा है? तो सबसे पहले आपको पता चलना चाहिए कि क्रिया क्या है। तो क्रिया है चलना, और चल कैसे रहे हैं? तो धीरे धीरे। तो धीरे धीरे जो है वो क्रिया विशेषण है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। जिसका दमन करना कठिन हो, जिसका दमन करना कठिन हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? जिसका दमन करना कठिन हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? अदमनीय, दुर्दमनीय, अक्षम्य या इनमें से कोई नहीं। जिसका दमन करना कठिन हो, क्या होगा इसका आंसर? ये अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। तो क्या होगा जिसका दमन करना कठिन हो? अदमनीय, दुर्दमनीय, अक्षम्य या इनमें से कोई नहीं। तो इसे हम कहते हैं दुर्दमनीय। दुर्दमनीय बी जो है सही आंसर होगा। बहुत से हमारे मित्र ए नंबर में कंफ्यूज हो सकते हैं, ए नंबर में, लेकिन ये गलत है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दुर्दमनीय, जिसका कठिन हो। अदमनीय यानी कि जिसका कठिन, जिसका दमन किया ही नहीं जा सकता है। आपको समझना, अ जो है ये नेगेटिव वर्ड है। अ, आप इन बातों का ध्यान रखिए। जब किसी के सामने में लगा अ, जैसे कि कोई अभेद्य है, अभेद्य, तो उसे भेदा ही नहीं जा सकता है। लेकिन अगर कोई दुर्भेद्य है तो भेदना कठिन है। इन सब बातों पे ध्यान दिया जाता है कि अगर दूर लगा है, अगर दूर लगा हुआ है, ये र आधा होता है, तो अगर दूर लगा हुआ है तो वो यानी कि वो कठिनाई से किया जाने वाला। दुर्गम, दुर्गम का क्या अर्थ होता है कि हम कठिनाई से जा पाए ऐसा जगह। लेकिन अगर हम अगम कर दें तो जाया ही नहीं जा सकता है। इसीलिए इन दोनों में आपको मतलब और अर्थ समझ के चलना है। चलिए देखते हैं हम अगला प्रश्न। आज बहुत अधिक सर्दी है। आज बहुत अधिक सर्दी है में विशेषण क्या है? आज बहुत अधिक सर्दी है में विशेषण कौन सा शब्द है? आज बहुत अधिक या सर्दी, आज बहुत अधिक या सर्दी, इसमें विशेषण क्या है? तो सबसे पहले तो विशेषण काम क्या करता है? तो जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए। तो संज्ञा या सर्वनाम यहाँ पे क्या है? तो संज्ञा है यहाँ पे सर्दी, संज्ञा है यहाँ पे सर्दी, और क्या है? और है यहाँ पे, और है यहाँ पे अधिक। अधिक जो है ये विशेषण है। अधिक क्या है? विशेषण है। बहुत विशेषण नहीं है, अधिक विशेषण है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन हम कि नयन बहुत अच्छा निशानेबाज है में बहुत है, क्या है? नयन बहुत अच्छा निशानेबाज है में बहुत क्या है? विशेषण है, क्रिया विशेषण है, अंतर विशेषण है या संज्ञा है? क्या है? नयन बहुत अच्छा निशानेबाज है, ठीक है, लेकिन उसमें बहुत क्या है? अब हिंदी ग्रामर में बहुत को क्या कहेंगे? विशेषण, क्रिया विशेषण, अंतर विशेषण या संज्ञा? क्या कहलाएगा? बहुत, तो बहुत कहलाएगा अंतर विशेषण, अंतर विशेषण। आई होप आप ये वर्ड नहीं पढ़े होंगे, लेकिन ध्यान रखें, इससे भी क्वेश्चन कभी कभार बन जाता है। अगला क्वेश्चन है, हिंदी में ये एक प्रकार का वर्ड, ये एक जो मैं अभी स्क्रीन पर लिख रहा हूँ, इस प्रकार का कभी कभी हम लिखते हैं। जैसे कभी कभार हम कॉमा देते हैं, कभी कभी हम फुल स्टॉप लगाते हैं, कभी कभी हम अर्धविराम लगाते हैं, अल्प विराम। तो इसका क्या अर्थ होता है? ऊपर से एक डंडा, नीचे एक अंडा, इसका क्या अर्थ निकलता है? आपको बताएं। हिंदी में इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया जाता है। कॉमा होता है, अल्प विराम होता है, पूर्ण विराम होता है, और भी बहुत सारे चीज होते हैं। तो इसमें से ये जो लिखा हुआ शब्द है इसे हम क्या कहते हैं? विस्मयादि बोधक कहते हैं, उद्धरण चिन्ह कहते हैं, अल्प विराम कहते हैं या अर्धविराम कहते हैं? क्या कहते हैं इसे हम? तो इसे हम कहते हैं विस्मय बोधक चिन्ह। विस्मय बोधक चिन्ह यानी कि जब हम कहते हैं अरे वह पास हो गया, अरे, तो जब हम अरे लिखेंगे, अरे, तो उसके बाद क्या लगाते हैं? ये वाला चिन्ह लगाते हैं, अरे करके ये वाला चिन्ह लगाते हैं। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए देखते हैं हम अगला प्रश्न। स्पर्श व्यंजन कौन सा है नीचे दिए गए में से? स्पर्श व्यंजन कौन है? स है, छ है, ल है या ह है? स्पर्श व्यंजन क्या है? ए छ, स, बी छ, सी ल या डी ह? क्या होगा? स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन के बारे में आई होप आप अगर मेरे वीडियोस को फॉलो कर रहे हैं तो मैंने बहुत बार स्पर्श व्यंजन के बारे में बताया है, एग्जाम्पल्स भी दे दे के बताए हैं स्पर्श व्यंजन के बारे में। तो जल्दी बताइए, स्पर्श व्यंजन किसे कहेंगे? क्या होगा सही आंसर? छ को हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं, छ को हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। चलिए देखते हैं हम अगला प्रश्न कि किस क्रमांक में मधु जोड़ आचार्य की संधि है? मधु जोड़ आचार्य की संधि किसमें है? मधु जोड़ आचार्य, ऑप्शन आपके सामने है, माधवाचार्य, मधुचार्य, माधवाचार्य या माधोचार्य। क्या होगा सही आंसर? ये आप कमेंट करें, ए, बी, सी या फिर डी। ए, बी, सी या फिर डी। डी में यहाँ पे क्या आएगा मैं लिख देता हूँ, माधोचार्य।
ये डी का ऑप्शन है। ज़्यादा नीचे नहीं जाते हैं, सब एक साथ देखेंगे तो बेहतर रहेगा। तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा माधवाचार्य, माधवाचार्य। चलिए देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है यहाँ पे, संस्कृत का संधि विच्छेद क्या होगा? संस्कृत का संधि विच्छेद क्या होगा? संधि विच्छेद से एक क्वेश्चन तो आप फिक्स रख ही लो कि कम से कम एक नंबर, अगर नहीं भी देना हुआ तो एक नंबर, लेकिन गारंटी है 3 नंबर आएगा एग्जाम में। 3 मार्क्स आपके फिक्स हैं। 3 मार्क्स तो संधि विच्छेद से आ रहे हैं, इसकी आप गारंटी ले सकते हो, क्योंकि इसके बाहर संस्कृत में कह रहा हूँ, हिंदी ग्रामर में टफ क्वेश्चंस नहीं बनते हैं। आपको समास और संधि से अगर क्वेश्चन नहीं डाला जाए तो फिर वो थॉरली काफ़ी टफ क्वेश्चंस पूछने लगेगा, जो कि अगर ग्रेजुएट लेवल या 12th लेवल में पूछा जाए तो बेटर होता है। लेकिन यहाँ पे आपको संधि विच्छेद पूछा जाएगा, या संधि संग्रह पूछेगा या विच्छेद पूछेगा। चलिए ठीक है, यहाँ पे हम संस्कृत का संधि विच्छेद ढूंढते हैं। तो संस्कृत का संधि विच्छेद क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा समजोरकृत संस्कृत। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। उद्योग में कौन सा उपसर्ग लगा है? उद्योग में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है? उत लगा हुआ है, उद लगा हुआ है, ऊ लगा हुआ है, या उन लगा हुआ है? यहाँ पे उन है, यहाँ पे उन है। क्या है? ABCD में क्या है? जल्दी से आप कमेंट करके बताएं। 17 नंबर में उद्योग में कौन सा लगा हुआ है उपसर्ग? उपसर्ग और प्रत्यय पे क्वेश्चन बहुत बनते हैं, उपसर्ग और प्रत्यय पे बहुत क्वेश्चन बनते हैं, इसीलिए इसके बारे में भी आप जानकारी थोड़ी बहुत तो रखें ही। तो सही आंसर हो जाएगा उत। उत जो है उद्योग में क्या लगा हुआ है? उपसर्ग लगा हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। गमन में विपरीतार्थ, गमन में शब्द में विपरीतार्थक बताने के लिए आप किस उपसर्ग का उपयोग करेंगे? गमन का अर्थ होता है आना, तो इसका उल्टा जब हम करेंगे, उल्टा करने के लिए किस उपसर्ग का उपयोग करेंगे? तो अगर आपने गमन का पर्यायवाची शब्द आपको पता होगा तो आप आसानी से इसका आंसर कर सकते हैं। अनु होगा, प्रति होगा, आ होगा, या उप होगा? क्या होगा? अनुगमन होगा, प्रतिगमन होगा, आगमन होगा, या उपगमन होगा? आप इसे भी लगा के देख सकते हैं। तो सही आंसर क्या होगा? गमन मतलब जाना और आगमन मतलब आना, तो आ यहाँ पे सही शब्द हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि किस क्रम में सही समासिक पद नहीं है, यानी कि सही तरीके से समासिक पद नहीं यहाँ पे फिट बैठ रहा है। ए है गति के अनुसार यथागति, पल पल यानी प्रतिपल, तीनों लोक का समाहार त्रिलोक, और 6 है माताएं जिसके वह क्षण मात्र। क्या होगा इसका? कौन सा जो है सही समास विग्रह नहीं किया गया है? सही समास विग्रह नहीं किया गया है, ये आप बताएंगे। गति के अनुसार यथागति, पल पल, प्रतिपल, तीनों लोगों का समाहार त्रिलोक, या 6 है माताएं जिसकी क्षण मात्र। क्या होगा ABCD में सही आंसर? ये आप बताएंगे क्या होगा सही आंसर। तो सही जो सामसायिक पद नहीं है, समास विग्रह नहीं है, वो है तीनों लोगों का समाहार त्रिलोक। तीनों लोगों का समाहार त्रिलोक गलत है। नीलकंठ में कौन सा समास है? अब ये आपको बताना है। समास भी आपके एग्जाम में काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। समास बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है, इसलिए समास की भी प्रैक्टिस आप जरूर रखें। समास पे हमारा वीडियो भी पड़ा हुआ है, अगर आप उसे देखेंगे तो आपको निश्चय ही फायदा होगा। समास, उसके भेद, और उससे रिलेटेड हमने तो वहाँ पे हर भेद पे 100 वर्ड्स अप्रोक्स आपको बताए हैं। अप्रोक्स 100 वर्ड, और 100 वर्ड हर बार बताया है आपको। तो उसे आप अगर देख लेंगे, सिर्फ अगर ना देखते हुए सिर्फ वर्ड्स याद कर लेते हैं, तो निश्चय ही आप एग्जाम में आपको फायदा हो जाएगा, क्योंकि उससे बाहर एक भी शब्द नहीं आएगा। इसकी तो आप ध्यान में रखें, गारंटी भी ले लें, लेकिन कितनी बार गारंटी में दूंगा, इसलिए गारंटी नहीं लेते हैं। आप सिर्फ पढ़ लो, आपके एग्जाम में जरूर आएगा वो। तो नीलकंठ में क्या है? बहुब्रीहि, द्विगु, अव्ययीभाव या द्वंद्व। नीलकंठ में कौन सा समास है? क्या होगा सही आंसर? सही आंसर होगा बहुब्रीहि। बहुब्रीहि समास जो है वो नीलकंठ में है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन कि प्रतिहार का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? प्रतिहार का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? प्रतिहार का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? सैनिक, सेवक, द्वारपाल या नौकर। सैनिक, सेवक, द्वारपाल या नौकर। पर्यायवाची शब्द यानी कि जिसका दोनों का अर्थ समान हो, समानार्थी शब्द भी इसे हम कहते हैं। क्या होगा? सैनिक, सेवक, द्वारपाल या नौकर। तो सही आंसर हो जाएगा द्वारपाल। क्या हो जाएगा? द्वारपाल, ऑप्शन नंबर सी। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन हम कि निम्न में से कौन सा शब्द नदी का पर्यायवाची शब्द नहीं है? नदी का पर्यायवाची शब्द नहीं है, कौन सा शब्द? सरिता, तरंगिनी, तरनी या निर्झरनी। क्या होगा सही आंसर? ये आप बताएंगे। ABCD में कौन सा नदी का सही पर्यायवाची शब्द नहीं है? क्या होगा? तो अगर हम बात करें यहाँ पे सरिता की, तो सरिता नदी का पर्यायवाची शब्द है। अगर हम बात करें तरंगनी की, तो तरंगनी भी नदी का पर्यायवाची शब्द है। तो अब बचे मेरे पास दो ऑप्शन, तरनी और निर्झरनी। तो इन दोनों में अगर सही आंसर की हम बात करें तो हमारा सही आंसर हो जाएगा तरनी, यानी कि तरनी जो है वो पर्यायवाची शब्द नहीं है नदी का, बाकी निर्झरनी
है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगर आपने ऑप्शन नंबर सी टिक करा है तो आप सही हैं। अगला क्वेश्चन है कि विस्तीर्ण का सही विलोम क्या है। विस्तीर्ण का सही विलोम क्या है। सही विलोम बताने से पहले मुझे इसका अर्थ बता दो भाई, इसका सही अर्थ क्या होगा। विस्तीर्ण का आप अर्थ बताएं, उसके बाद इसका सही विलोम बताएं। अनुत्तीर्ण, संकीर्ण, उत्तीर्ण या विकीर्ण, क्या होगा सही आंसर विस्तीर्ण का। तो विस्तीर्ण का सही विलोम हो जाएगा संकीर्ण। विस्तीर्ण का सही विलोम हो जाएगा संकीर्ण। संकीर्ण यानी कि जो सिकुड़ा हुआ हो, छोटा कर, और विस्तीर्ण यानी कि विस्तार किया हुआ। आई होप आपने कमेंट किया होगा उसका आंसर। देखते हैं अगला क्वेश्चन, में से कौन सा विलोम युग्म नहीं है। सही है, विलोम युग्म सही है, यानी कि पहला एक वर्ड है आगे उसका विलोम दिया हुआ है, तो क्या होगा उसका सही। आशा, हताशा, जय अजय, अतरंग बहिरंग या यज्ञ अल्पज्ञ, कौन सा विलोम युग्म सही है। आशा का हताशा होता है क्या। जय का अजय होता है क्या। अंतरंग का बहिरंग होता है या अज्ञ का अल्पज्ञ होता है। कौन सा होता है ये तो आप बताएंगे, सबसे पहले आप बताएं। तो यहां पर अगर हम देखें आशा का, तो आशा का क्या है, आशा का निराशा होता है, हताशा नहीं। तो भाई ये तो गलत हो गया। यहां पे जय, जय का होता है अजय नहीं, जय का होता है पराजय। वहीं हम अतरंग और बहिरंग की बात करें तो ये सही हो गया, तो सी जो है वो करेक्ट हो गया। और आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन कि अगम, अगम शब्द का क्या अर्थ है। अगम शब्द का क्या अर्थ है, यानी कि ये एक शब्द है और इसके लिए अनेक शब्द, कौन सा होगा। जहां पहुंचा जा सके, जहां पहुंचा ना जा सके, जहां कठिनाई से पहुंचा जा सके, या जहां कभी कभी पहुंचा जा सके, क्या होगा। अभी मैंने आपको अ शब्द का अर्थ बताया था कि अ जब लग जाता है तो क्या होता है। किसी भी शब्द में अगर अ लग जाए तो उसका क्या अर्थ निकलता है। अगर आपने उसे सुना होगा तो आप यहाँ पे आसानी से इसे टिक कर देंगे। तो मैंने बताया था आपको कि जब हम वो काम कर ही ना पाए, वो एकदम से करने योग्य ना हो जाए, तो उसमें अ लगा देते हैं। और जब कठिनाई से करना हो तो वहां पे दूर लगता है, दूर। तो वो क्या होगा, यहाँ पे अ लग गया तो पहुंचा ना जा सके, तो आंसर भी हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पहुंचा ना जा सके। वहीं अगर दुर्गम में, तो दुर्गम में होता तो जहां कठिनाई से पहुंचा सके। तो दोस्तों ये हो गए टोटल के टोटल 25 क्वेश्चन समाप्त, हिंदी टेस्ट समाप्त। आपका कितना नंबर आ रहा है ये आप हमें बताएं। और दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, आपके द्वारा लाइक्स बहुत कम होते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लें, क्योंकि आप हमारे वीडियोस देखते हैं तो आपको एग्जाम में जरूर, अगर आपकी तैयारी अभी तक अच्छी नहीं भी है तो आप सभी वीडियोस देख लें। आपके 15 से 20 मार्क्स आपके बढ़ जाएंगे 3-4 दिन में ही, अगर आप सिर्फ वीडियोस देख लेते हो। अगर हिंदी के सभी वीडियोस देख लेते हैं तो 20+ मार्क्स हिंदी में तो आपको मिल ही जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। मार्क्स कितना है आप ये बता देंगे, साथ साथ चैनल को शेयर कर दें, और कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है तो कमेंट करके जरूर बताना। तो अब मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।